नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। निवेदन एक बार फिर मेरा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को जितना सब्सक्राइब करोगे मुझे उतना ही बल मिलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए और अपना प्यार देने के लिए प्लीज़ आप मेरे इस YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आर्य न्यूज़ की खबरें देखिए मेरे YouTube चैनल पर। दिखाते हैं दिन भर की नजरें और दिन भर की खबरें कि क्या कुछ रहा है आज दिन भर बीकानेर में खास। सीधवा के पद्म पैलेस में पद्म स्मारक का हुआ लोकार्पण। बाबा रामदेव ने कराया योगाभ्यास। सेक्टर अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण रविंद्र रंगमंच में हुआ आयोजित। शहर के बीचवार थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फड़ बाजार मस्जिद के पास में फिर हुई सीवरेज चौक, गलियों में और सड़कों में लगा जाम। दुर्गा गहलोत ने DCI कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल विजय हासिल कर बीकानेर का नाम रोशन किया। बंदरों के आतंक से मूल निवासी हैं परेशान, कई बच्चों को किया घायल। संभाग स्तरीय गौशाला संचालकों का सम्मेलन हुआ आयोजित। कृषि उपज मंडी में किसानों का कहना है कृषि मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति में मूंगफली तुलवाई नहीं हो रही। और अब खबरें विस्तार से। भारत भूमि पर पुण्यात्माओं की कमी नहीं रही है। इस देवनगरी में और इस देवभूमि पर समय समय पर और अलग अलग कालखंड में ऐसे अनेक संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, समाजसेवी हुए हैं जिन्होंने अपने समग्र जीवन को लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। ऐसे ही एक प्रेरक और आदर्श पुरुष नोखा के सीलवा गांव के गोसेवी संत पद्माराम कुलरिया, जिनके स्मृति में उनके 3 पुत्र कानाराम, शंकर और धर्मचंद कुलरिया ने न केवल पद्म स्मारक और संग्रहालय का निर्माण करवाया बल्कि उसका शानदार लोकार्पण भी करवाया गया। 12 फरवरी को नोखा के सीधवा में इस स्मारक के उद्घाटन मौके पर पूरे देश की अलग अलग विभूतियां मौजूद रही, जिनमें खासतौर से पतंजलि के योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। 11 फरवरी की शाम को शानदार भजन संध्या का आयोजन किया गया तो 12 फरवरी को सुबह योगाभ्यास के साथ में तमाम लोगों को योगाभ्यास करवाया गया। योग और प्राणायाम जीवन की एक ऐसी थाती है जिसके चलते व्यक्ति निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। बाबा रामदेव जब यहाँ पर पहुंचे तो वे पहुंच करके अभिभूत थे। गौसेवी संत पद्माराम कुलरिया की मूर्ति के अनावरण का यह कार्यक्रम, जिसे देखने के लिए हजार लोग उमड़े। गांववासियों का जैसे हुजूम उमड़ पड़ा और यहीं पर पूरे देश भर के शानदार बालिका विद्यालयों में से एक ऐसे भवन का लोकार्पण भी किया गया जहां गांव में रहने वाली बालिकाओं के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस शानदार बालिका विद्यालय भवन का भी लोकार्पण किया गया। संत पद्माराम कुलरिया के स्मारक के साथ यहाँ पर मेडिटेशन के लिए और बच्चों की पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी का भी जो है वो प्रावधान रखा गया। शानदार डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक सुंदर, मनोरम, प्राकृतिक और शांत वातावरण में जो लोग मानवता की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग मानवता की सेवा में सन्नद्ध होना चाहते हैं, उनके लिए कानाराम, शंकर और धर्मचंद कुलरिया ने अपने पिता के आदर्शों को जीवंत करते हुए उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस शानदार स्मारक का निर्माण कराया। और 12 फरवरी को जब इसका उद्घाटन किया गया तब हजार लोग इसके साक्षी थे। देश भर के तमाम मीडिया चैनल्स में इसका सीधा प्रसारण किया गया। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से संत पद्माराम
कुलरिया के स्मारक का लोकार्पण हुआ, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। उसके साथ साथ बालिका विद्यालय के इस भवन का भी लोकार्पण हुआ। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। और माँ हमारी धरती पर भांजा राजी तो रही, एक तो माँ बहुत खिलाओ और वैसे भी थे मारदार। भगवान ने बहुत कृपा है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल मेरा गलती होगी भाई, मैं बोला कि भाई वो पद्म महल में बुलाऊं और टेंट में ठहरा हुआ। पूरा परिवार इतना गौरवित और इतना सौभाग्यशाली है कि आज भारत के उस कोटि के संतों का यहाँ आगमन होकर हम सभी को आशीर्वाद मिला। पिताजी का ही एक सपना था कि हम भले छोटे गांव में कहाँ झोंपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियाँ झोंपड़ियों में नहीं रहे, ऐसा उन्होंने विचार रखा। और बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी उनके सुपुत्रों श्री कांताराम जी, श्री शंकर जी और श्री धर्मचंद जी ने डिजिटल लाइब्रेरी संग्रहालय के रूप में सजोने के साथ ही बालिका स्कूल के शिलान्यास के रूप में मनाने की पहल की है। और भोजन करना है सबको, और बहुत बहुत आप लोगों का और पूरा आय व्यय का ब्यौरा पेश करना होता है। तो जो गौशाला इस दायरे में आती है और जो आवेदन करती है उनको गौशाला का अनुदान दिया जाता है, और जो इस दायरे में नहीं आती उनको गौशाला का अनुदान नहीं दिया जाता। मैं तो सबसे जनता आम जन से और गोपालकों से और इन संस्थाओं से आह्वान करना चाहूँगा। वैसे इन संस्था के सभी पदाधिकारियों को और गोपालकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो गौशाला चला रहे हैं, निश्चित रूप से उनका गौ संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। सरकार के साथ साथ में उनका भी योगदान है, लेकिन जो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड कराए, रजिस्टर्ड करा करके प्रक्रिया के तहत सरकार के पास आए। निश्चित रूप से हम सबको उनका अनुदान देंगे। सेवा का पुण्य जिन्होंने अपने जीवन में बंद करो, इसके लिए बोलना बाहर चलते हैं, बाहर डिस्टर्ब मत करो, थके हुए हैं मंच पर पधारे। आपका हम अभिनंदन उधर से थोड़ा स्वागत करना चाहिए। गो भक्त और संत भक्त हमारे संत पद्माराम जी, माने एक व्यक्ति एक परिवार में पुण्य करता है, उससे कैसे उस परिवार के सौभाग्य जागते हैं। आज जोगारा पूरा हमारे पद्माराम जी और उनके पूरे परिवार के 5 भाई और उनके 65 संतान मिलकर के कैसे फल फूल रहे हैं, और पूरे परिवार के आश्रय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर भी 1 लाख लोगों को रोजगार मिला, और हजारों करोड़ का ये साम्राज्य स्थापित करके उसको सेवा में परमार्थ में लगा रहे हैं, और उससे पूरे समाज को एक सेवा की एक नई गंगा यहाँ प्रवाहमान हुई है। उसी क्रम में आज पद्म स्मारक, जिसके माध्यम में डिजिटल लाइब्रेरी और फिर आगे विद्यालय की सेवा, सब लोगों को, जैसे पूज्य महाराज श्री ने भी कहा, हमारे चिदानंद जी ने भी, कि पूरे संसार से कमाओ, सत हस्त समाहर शास्त्र हस्त संकीर्ण, वेद में कहा हजारों हाथों से बांटो। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गौ सेवा में, गरीबों की सेवा में ऐसे समर्थ लोग जो अपने गाँव से निकल कर के पूरी दुनिया में फैले राजस्थान के, तो वो अपने अपने गाँव को गोद ले लें तो राजस्थान पूरी दुनिया का सबसे आइडियल स्टेट हो सकता है। ये इस बात का संदेश। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेक्टर प्रभारियों का प्रशिक्षण रविंद्र रंगमंच पर 13 फरवरी को आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के 10 सेक्टर अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 13 फरवरी को 1 बजे आयोजित हुआ। द्वितीय प्रशिक्षण के लिए कुल 296 कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण में अनिवार्यतः उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मुकदमा लाई गई। चुनाव के दिन आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई उस क्षेत्र में वो वोटर्स वोट डालने नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सीधा उसको फोन करके कहोगे कि नहीं, आप तुम ये बताओ इसके बारे में। कुछ लोगों को डायरेक्ट वहाँ पे चाहे पुलिस फोर्स हो या रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में लगा कोई रास्ता अपनाया जाए। शहर के बीचवाल थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने सेंधमारी की और वहां पर माल साफ कर दिया। इस संबंध में संतानगर निवासी अशोक अग्रवाल ने बीचवाल पुलिस को रिपोर्ट देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि 11 फरवरी को ससुर की मृत्यु होने पर वह परिवार सहित मुक्तसर पंजाब गया हुआ था। 12 फरवरी को करीब दोपहर
12 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे उसके रिश्तेदार विकास बंसल का फोन आया कि आपके मकान के ताले टूटे हुए दिख रहे हैं, चोरी हो गई लगती। इस पर परिवार ने अपने पड़ोसियों को सूचना दी तो पड़ोस में वीएस गिल के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिनमें दिखाई दिया कि दोपहर 12 बजे के आसपास 2 लोग दीवार फाड़कर परिवार के घर में घुसे, जो काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। दोनों व्यक्तियों ने घर व कमरों के दरवाजों पर लगे ताले तोड़े, अंदर अलमारी के ताले तोड़कर उसके अंदर रखी नकदी व लाखों रुपए के जेवरात में चोरी करके ले गए। नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। फड़ बाजार वैसे भी समस्याओं का घर जो है वो हमें दिखाई देता है। बीकानेर में फड़ बाजार के पास में जो मस्जिद है वहां पर सीवरेज चौक हो जाने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर बिखर गया। यहाँ पर जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, आने जाने वाले लोग हैं और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। दिखाते हैं फड़ बाजार का सूरत हाल की कैसे सीवरेज चौक हो जाने की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर की दुर्गा गहलोत ने DC1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते हुए बीकानेर का नाम रोशन किया। 7 फरवरी से 12 फरवरी तक यह प्रतियोगिता बोसिया में आयोजित की गई थी। नेशनल चैंपियनशिप 2024 में दुर्गा गहलोत पुत्री शानदाल गहलोत सुजान देसर के रहने वाले DC1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर और बीकानेर का नाम रोशन किया। रविंद्र कूकना पुत्र बेगराम निवासी चौधरी कोलानी कूकना DC2 पुरुष एकल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करने में सफल रहे और टीम प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। दुर्गा गहलोत ने पूर्व में भी काफी मेडल प्राप्त किए और बीकानेर का नाम रोशन किया है। पदम सिंह साखला पुत्र कन्नू सिंह साखला निवासी प्रिंटिंग प्रेस बीकानेर ने DC1 कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त किया और पुरुष टीम प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने में सफल रही। इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षक कोच नरेंद्र उपाध्याय, जय किशन गोदा और गजानन शर्मा ने ऐसे कई बच्चों को राज्य और राष्ट्र स्तर पर जो है वह सहभागिता प्रतिभा के तहत उनकी प्रतिभा को एक शानदार मुकाम दिया है। वहीं SMS दिव्यांग सेवा संस्था के अध्यक्ष मंजू गुलगुलिया और उसकी टीम ने नागौरी लोहार समाज के सचिव करामुद्दीन लोहार और काफी बड़ी संख्या में दुर्गा गहलोत को बधाई देने उनके निवास स्थान सुजान देसर पहुंचे। करामुद्दीन लोहार ने कहा कि लड़की के साथ दिव्यांग होते हुए मेडल हासिल करना बहुत कठिन काम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बेटियां आगे चल करके और बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। सुजान देसर में रहती हूँ और अभी ग्वालियर में 7 से 12 फरवरी को नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये नेशनल का 5वां मेडल है एक साल में। मैं 90% दिव्यांग हूँ और दिव्यांग होते हुए भी मैंने अपनी कोशिश को कायम। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलना चाहती हूँ, भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जैसे लगभग बच्चे हमारे पास 35 बच्चे हैं और अभी फिलहाल में दुर्गा को हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खिलाना है, तो इसके लिए आप सभी लोग आगे आएं और इस बच्ची का सहयोग करें। हम आपको एक संस्था का नंबर देंगे, अकाउंट नंबर है, जो हम जल्दी ही अकाउंट ओपन करवा के दुर्गा के लिए करेंगे। तो आप अपने अनुसार जो भी सहायता हो दुर्गा को प्रोवाइड करवाएं। आमतौर पर बीकानेर में तो बंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन बंगला नगर में दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इन बंदरों ने कई बच्चों को घायल कर दिया, जिसकी शिकायत राज्य प्रशासन को की है। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर संभाग स्तरीय गौशाला संचालकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। संभाग स्तरीय गौशाला संचालकों के इस सम्मेलन में पशुपालन गोपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन में संभाग बरसाई गौशाला संचालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर के चर्चा की। मंत्री कुमावत ने कहा कि सरकार पशुपालकों को समृद्ध बनाने की दिशा में
काम कर रही है। गौशाला संचालकों के अनुदान की राशि भी जारी कर दी गई है। वहीं बजट घोषणा के अनुरूप 5 लाख लोगों को गौ माता क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं एक पशुपालक को 1 लाख तक ब्याज मुक्त लोन देने के साथ साथ पशुओं की बीमा कराने का काम भी किया जाएगा। राज्य सरकार बेसहारा गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। दिखाते हैं हम आपको रविंद्र रंगमंच के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सहकारिता प्रकोष्ठ के संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित दादीज का स्वागत अभिनंदन करें। करूंगा कि वो मंच पर पधारे। कृषि उपज मंडी में किसानों का आरोप है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से मूंगफली की तुलवाई नहीं हो पा रही है। कृषि उपज मंडी में किसानों का ये भी कहना है कि कृषि मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा मूंगफली तुलवाई नहीं होने की वजह से पिछले 1 हफ्ते से मंडी में गाड़ियां खड़ी हैं। किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि लेबर नहीं होने का बहाना बनाया जा रहा है। आज फिर खरीद जो है वो धीरे हो रही है। वहीं तोल भी ठीक से नहीं हो रहा। 15 फरवरी तुलवाई की अंतिम तारीख है और समिति से न तो कोई फोन उठाने वाला है, न ही हमारी कोई सुनने वाला है। फिलहाल इस बात की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, 30 तारीख से मूंगफली लेके आ रहे हैं, मूंगफली तोल नहीं रहे हैं और तोल रहे हैं वो मूंगफली जा रही है। हम किसी का तुल रहा है, किसी का नहीं, हमें ये पता नहीं है। किसान का माल नहीं तुल रहा है। किसान एक एक करके सारे यहाँ अपनी डेयरियों पे हाजिर हैं और ये हमारे ऊपर अत्याचार सिर्फ किसानों के ऊपर क्यों हो रहा है? सरकार हर चीज पे ध्यान दे रही है, किसान को मारना चाहती है। इसकी वजह कारण माल है, जो भर्ती होती है वो भर्ती लायक माल है, फिर भी वो माल नहीं तुल रहे, रुक रहे हैं। क्या वजह है? ये वजह तो हमारे को तो ठेकेदार मनमर्जी से तोलते हैं, मनमर्जी से रोकते हैं। माल नहीं। आस्था ट्रेन लगातार श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जा रही है, लेकिन आस्था ट्रेन के बाद अब बस भी अयोध्या के लिए रवाना होगी। 15 फरवरी को चलने वाली इस बस में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बीकानेर में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15 फरवरी से सभी 7 संभाग मुख्यालयों से अयोध्या के लिए एक साथ बसें शुरू होंगी। बसों के लिए एडवांस बुकिंग टिकट शुरू कर दी गई। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। बसें शुरू होने से बीकानेर संभाग के राम भक्तों को राम नगरी तक पहुंचने में आसानी रहेगी। गौरतलब है कि अयोध्या के लिए इन दिनों अच्छा खासा यात्री भाव देखने को मिल रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरा निवेदन, ज्योति रंगा यूट्यूब चैनल जिस पर आप आरएन न्यूज देखते हैं, बीकानेर संभाग की तमाम खबरें देखते हैं, मुझे थोड़ा सा हौसला दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत पहले सब्सक्राइब कीजिए और मुझे संपर्क दीजिए। नमस्कार।